everyone, a very good afternoon to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट पेपर 2 क्लास 6 टू 8 की NCERT का पूरा कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जिसमें कि हमारा 6th एंड 8th क्लास की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 6th और 8th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है एंड 7th क्लास की हिस्ट्री के 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग 4 चैप्टर हैं जो अपकमिंग 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। एंड रही बात ज्योग्राफी की, तो क्लास 6 की ज्योग्राफी का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। आज ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी क्लास 6 की। रिमेनिंग चैप्टर्स की अगर हम बात करें, रिमेनिंग क्या क्या बचता है, 7th और 8th की ज्योग्राफी बचती है, पॉलिटी 6, 7, 8 की बचती है, ठीक है। तो इसे हम कंप्लीट कर लेंगे 10 से 12 जनवरी तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समय बचेगा 7-8 दिन का, उसमें हम क्या करेंगे, एक दिन हिंदी पेडागोजी, एक दिन इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैराथन टाइप, ठीक है। और इंग्लिश पैसेज की डिमांड आ रही है, एक दिन इंग्लिश पैसेज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और एसएसटी के 1-2 पीवाईक्यू लगा लेंगे, लाइक जो अभी अगस्त वाला है और जो ऑनलाइन हुआ है 1-2 सेट लगा लेंगे, ठीक है। और सीडीपी की 1-2 क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये सब कुछ हमारा टारगेट रहेगा जिसे हम कंप्लीट करेंगे, ओके। सो अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। पहले 3 से 4 क्लासेस आ रही हैं आपके एक दिन में, आप इन्हें पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर करिए क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये चैप्टर है हमारा देश भारत। भारत के बारे में हमें सब कुछ यहाँ जानने को मिलेगा इस चैप्टर में, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट दिया है कि प्रायद्वीप क्या होते हैं। तो देखिए, प्रायद्वीप वो होते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत जो है पश्चिम में अरब सागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीप बोल सकते हैं, ओके ना। नेक्स्ट पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ये है, इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वर्ग दिया है ना। अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका जो ये फैला हुआ है, ये 3200 किलोमीटर फैला हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक का इसका विस्तार 2900 किलोमीटर का है, ठीक है। एरिया ये इतना कवर करता है। और इसको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस कर ली ना, नेक्स्ट बात ये है कि ये जो द्वीप समूह स्थलों की भिन्नता को दर्शाता है। अब यहाँ पे स्थल रूपों की भिन्नता इसलिए है कि देखिए, यहाँ पे पर्वत भी है, मरुस्थल भी है और मैदान भी है, आसमानी पठारी सतह भी है, तटीय भाग भी है। इस वजह से यहाँ पे भिन्नता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो इसकी एक टैगलाइन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अगर इसकी बात करें तो देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अगर हम भिन्न भिन्न रीति रिवाज, भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म और वेशभूषा, पहनाव, खान पान, इन सब के पश्चात भी हम सब को एक ही में यूनाइट करके रह रहे हैं हम अपने देश भारत में। कि मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा कल्चर के लोग हैं, उनका पहनावा, वेशभूषा, खान पान सब कुछ डिफरेंट है, फिर भी एक साथ रह रहे हैं। तो यही हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, को दर्शाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। इन सब के पश्चात भी अगर हम बात करें तो चाइना के बाद विश्व में दूसरा स्थान सबसे ज़्यादा जहाँ जनसंख्या है वो अपना देश भारत है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि अगर आपसे पूछा जाए, पिछले भी चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पे ही हम पृथ्वी का वास्तविक रूप हम बोल सकते हैं, फोटोकॉपी मैंने बोला था एक निमोनिक्स के थ्रू, ठीक है। अगर भारत की बात करें ग्लोब में, तो ये कुछ आपका किस गोलार्ध में बोला जाएगा, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। अब अगर बात करें तो ये देखिए, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट
देश के लगभग मध्य से होकर यानी कि गुजरात से होकर ये लगभग गुजरती है। ठीक, अब अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो देखिए ये जो फैक्ट दिया है ये आपको फैक्ट एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है और ये एज इट इज़ ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद कर लिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच का है। दक्षिण से उत्तर के बीच का ये आपको फिगर दे रखा है और पश्चिम से पूर्व तक की आपको ये फिगर दे रखा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर। यहाँ पे मतलब ये देशांतरों के बीच का गैप दे रखा है। ठीक है, देखिए अब हमने अभी पिछले ही चैप्टर में डिस्कस किया था कि भारत में कुछ मतलब एक हमने मानक समय मान लिया था जो कि आपका 82 डिग्री 30 मिनट का था। ठीक है, अगर ये नहीं मानते तो डिफरेंस हो जाता आपका मतलब कोई ट्रेन चलती तो इधर से मान लिए 2 घंटे का डिफरेंस हो गया या इधर से 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। एक मानक समय हमने मान लिया था ग्रीनविच से, तो जिससे क्या होगा ये डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, अब इसमें 2 घंटे का डिफरेंस ऐसे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक कि पूरा वो पश्चिम के गैप को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कुछ 28.55 जिसे आप 29 करें पूरा राउंड ऑफ कर लें तो 30 का आ गया। हमने पढ़ा ही था 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर हो गई, तो 30 को अगर आप 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से यानी कि 120 यानी कि 2 घंटा आया, तो डिफरेंस 2 घंटे का आ जाएगा इस वजह से। ठीक है ना, अब आपसे इसमें कुछ एक और फैक्ट दे रखा है 29 डिग्री के लिए। देखिए बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण 29 डिग्री कहाँ से अभी हमने बताया इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, दो छोर पर स्थित स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। देखिए यही हमने अभी डिस्कस किया, अंतर हो जाता है। इस अंतर को कम करने के लिए एक मानक समय माना गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। तो वही इसमें दिया हुआ है कि 29 डिग्री कहाँ से आया, मैंने बताया इन दोनों का डिफरेंस। इसको आप 30 कर लेंगे। ठीक है, दो स्थानों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा लगभग 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कट गई है। 2 घंटे का कैसे हुआ मैंने बताया आपको कि इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाल लिया। ठीक है, 29 डिग्री आया उसे आपने राउंड कर लिया 30 कर लिया। ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया। फिर 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट था, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 मिनट 2 घंटा हो गया, तो 2 घंटे का लगभग डिफरेंस आ जाएगा। ये लिखा है ना 2, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कट गई है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इमेज लेते टाइम। ठीक है ना, अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्थानीय समय जो है भारत का मानक समय हमने 82 डिग्री 30 मिनट पढ़ा था। ठीक है, पूर्वी देशांतर का समय ये। और इस मैप में आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि भारत के पड़ोसी देश के नाम बताइए। तो ठीक है, 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक, देखिए नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आप देख सकते हो। ओके, इस मैप में ना ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में ये है सक्रिय एरिया से जुड़ा हुआ, इसे पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ से कुछ पाक जल संधि। अभी हमने डिस्कस कर लिया पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, इसको अभी हम मैप के थ्रू देखेंगे, मैप से ही समझेंगे। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी हम सभी को पता है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, ये भी हम जानते हैं ना। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महान मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित करती है। जलोढ़ निक्षेप ये होता है कि जो नदियाँ यहाँ से निक्षेपित करके लाती हैं, ठीक है, और बेसिन में निक्षेपित कर देती हैं, वही होता है जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, एक नदी या सरिस्ता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिल जाए उसे हम बोलते हैं अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं, उसे हम बोलते हैं सहायक नदियाँ। मान ली ये एक मेन नदी है, इसमें बहुत सारी नदियाँ विक्षेपित कर रही हैं, ठीक है, मिल रही हैं आके, तो उसे हम बोलेंगे सहायक नदियाँ। अब ये जो भौतिक विभाजन है, ये मेरे पास बुक है, आपको मैं मैप में देख के फटाफट समझाने की कोशिश करती हूँ कि भौतिक विभाजन ये किया कैसे गया है। तो देखिए ये आपको मैप दिख रहा होगा। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं, ये आप देख सकते हो मैप में। इसमें देखिए आपको पर्वत भी दिख रहे होंगे, ठीक है, पर यहाँ पे पर्वत भी दिख रहे हैं, पठार भी दिख रहे हैं, मैदान भी दिख रहे हैं, तट भी दिख रहे हैं, द्वीप समूह भी दिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट ना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि उत्तर में बर्फ से
ढका हिमालय संतरी का कार्य कर रहा है। देखिए, उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय ये क्या कर रहा है, संतरी यानी कि छतरी का काम कर रहा है, रक्षक का काम कर रहा है। ठीक है, क्या, हिमालय। ओके, हिमालय का अर्थ सभी को पता है कि बर्फ का घर। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को, सबसे उत्तर में जो पहली श्रृंखला है उसे हम बोलते हैं हिमालय। ये जो श्रृंखला है इसे हम क्या बोलते हैं, हिमालय, या फिर वृहत हिमालय, या फिर हिमाद्री के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बीच में स्थित है ये वाली श्रृंखला, इसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय या फिर हिमाचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला वृहत हिमालय या हिमाद्री है, दूसरा जो बीच में है उसे हमने मध्य बोल दिया या हिमाचल बोल दिया, तीसरी जो ये श्रृंखला है इसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है ये ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। हिमालय के दक्षिण में क्या है, भारत का उत्तरी मैदान है। ये आप देख सकते हो, इसका दक्षिण ये हुआ, उत्तरी मैदान ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैदान जो है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इन सब समतल इनकी सहायता से लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। अभी पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे ये पर्वत है, ठीक है, पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ से जो नदियाँ ला रही हैं अपने साथ निक्षेपण, भाई खाली पानी तो ला रही हैं, उसके साथ कुछ कटा फिटा भी सामान ला रही हैं, कटा फिटा पत्थर का या फिर बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ला रही हैं। तो यहाँ पे नीचे ला के ये क्या कर रही हैं, यहाँ निक्षेपित कर रही हैं, तो यहाँ पे ये मैदान का निर्माण कर रही हैं। तो वही इसमें लिखा है कि ये यहाँ से जो नदियाँ हैं, गंगा है, ये सब है नदी, गंगा नदी है, ये सब ले जाके यहाँ पे निक्षेपित कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये मैदान का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, और चूँकि आप सभी को पता है कि पर्वत पहाड़ों से जो नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं, पर्वतों में जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, औषधियों भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उपजाऊ चूँकि बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं पर्वत से जो नदियाँ लेके आती हैं, क्योंकि उससे औषधियाँ बनती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें, मेडिसिन्स वगैरह बहुत कुछ भी बनता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि वो अपने साथ जो निक्षेपण ला रही हैं वो काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक, तो उपजाऊ है, इसलिए ये जो मैदान का फॉर्म कर रही हैं, ये मैदान में कृषि बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि भूमि बहुत उपजाऊ है। इसी कारण क्या है कि मैदान में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, जनसंख्या वहीं बहुत ज़्यादा होगी जहाँ पर लोगों को कृषि मतलब क्या, अपना व्यापार, आय व्यय का साधन हो सकता है। क्या कर रहे हो शिवा? मान लिए जनसंख्या वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पे लोगों को हवा, पानी, कृषि करने के लिए, जहाँ अपना कारोबार भी बढ़ा सकते हैं, तो वहीं जनसंख्या ज़्यादा होगी। इसीलिए मैदान में जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि उपजाऊ है भूमि, लोग अच्छा कृषि कर सकते हैं, उससे अपना आय को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है। तो देखिए, भारत का पश्चिमी भाग ये हुआ, पश्चिमी भाग ये है पेन आपका, पश्चिमी भाग भारत का ये हुआ, इसमें क्या है, भारतीय मरुस्थल है। ओके ना, ये जो है मरुस्थल है, चूँकि नाम से ही पता चल रहा है कि मरुस्थल है, तो मरुस्थल है तो ये शुष्क भी होगा, गर्म भी होगा और रेतीला भी होगा। ठीक है, नाउ जो आपको पता है कि मरुस्थल है तो शुष्क भी है, गर्म भी है, रेतीला भी है, और यहाँ वनस्पति की मात्रा भी बहुत कम है। ठीक है, अब भाई वनस्पति तो वहीं होगी ना जहाँ पे भूमि उसके लिए उपजाऊ होगी, है ना, अच्छी भूमि होगी, तभी तो वहीं पे तो वनस्पतियाँ होंगी। अब जो बंजर भूमि है, जहाँ पे गर्म बहुत है, पानी नहीं है, तो वहाँ पे तो वनस्पतियाँ होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। उत्तर मैदान के दक्षिण में अगर हम बात करें तो देखिए, दक्कन में ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, अब ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी आकृति, अब देखिए, उत्तर मैदान है, ये हमने देखा, ये मैदान है, मैदान के दक्षिण में ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब ये जो पठार हैं, इनकी आकृति क्या है, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है ना, अब ये धरातल से काफ़ी ऊंचे नीचे हैं, ऊंचे नीचे आपको दिख रहे होंगे, ये काफ़ी ऊंचे नीचे हैं। ठीक है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं समतल है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी है, इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम यही हुआ पश्चिम, और उत्तर यही हुआ, ये क्या है,
प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि विंध्य और सतपुड़ा भी इसकी महान श्रृंखलाएं हैं। विंध्य और सतपुड़ा, ये सतपुड़ा है और विंध्य, ठीक, इसकी महान श्रृंखलाएं हैं। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। देखिए, पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में सह्याद्री। ठीक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि जो ये वाला एरिया है, पश्चिम वाला एरिया है, वो इसका विस्तार एक समान है। एक समान आपको दिख रहा हो, एक समान ये लाइन दिख रही होगी पश्चिम में, बट पूर्व में एक समान नहीं है। यहाँ से देखिए लाइन आ रही है, ठीक है, ये कटा फटा है, फिर ये समतल है, फिर कटा फटा, इस तरह से। तो पूर्वी जो विस्तार है ये कटा फटा है, समतल नहीं है, एक समान नहीं है चूंकि, और जबकि पश्चिमी जो भाग है वो एक समान है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि पठारों में, इन पठारों में क्या है, खनिज उत्पादन ज़्यादा है, खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला है, लौह अयस्क है, इनकी प्रचुरता ज़्यादा है या इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं। पश्चिमी जो तटीय मैदान है काफ़ी सक्रिय हैं और पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे कि महानदी है, देखिए महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या करती हैं, गिरती हैं। ठीक है, महानदी गोदावरी ये सब जाती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पूरब में कौन सी हैं, ये दो पूरब में ही है ये वाली, पूरब की ओर ही बढ़ने वाली। पश्चिम में अगर पूछे तो पश्चिम में ये है नर्मदा तापी। ठीक है, और ये जो जाती हैं महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पूर्व की ओर से बह के जाती हैं, तो यहाँ पे ये एक डेल्टा का फॉर्म करती हैं। और आपसे पूछा जाए तो नदियों के मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का ये निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और जो ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा पेज हमने डिस्कस कर लिया मैप के थ्रू। ओके, हाँ, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रवाल क्या होते हैं। तो देखिए, प्रवाल ये होते हैं, मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे कुछ प्रवाल हैं। ठीक है, अब मान लिए ये किसके, चूना पत्थर और इन सब के होते हैं। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है तो ये जो कंकाल इनका बचता है, इन्हीं के ऊपर दूसरे प्रवाल हो जाते हैं, फिर इन्हीं के ऊपर ये, फिर प्रवाल, ऐसे ही करते करते ये क्या होता है, ये इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं कि ये जल के ऊपर भी आने लगते हैं। तो ये फॉर्मेशन कुछ इनका हो जाता है। ये देखिए, ये जल के ऊपर भी आ गए हैं, तो ये हो गया, ये प्रवाल हैं सारे। ठीक है, कंकालों के ऊपर फिर नए प्रवाल जन्म हो जाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है, फिर उन कंकालों के ऊपर नए प्रवालों की वृद्धि हो जाती है। वो यहाँ पे इमेज के थ्रू आप देख सकते हो। ओके, यही इन्हीं को, इन प्रवालों को इंग्लिश में पॉलिप बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, बच्चों ने कुछ कविता लिखी है और ये सुनामी का दृश्य बनाया है, सुनामी का दृश्य बनाया। अब देख लिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है, नेक्स्ट पेज पे है ये इन्फॉर्मेशन कि देखिए, ये है कि भारत के 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार। अब बच्चों से क्वेश्चन पूछा है, कौन सा द्वीप समूह है जिसमें 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो अंडमान निकोबार। ठीक है, सभी को पता है सुनामी क्या है, एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण, देखिए समुद्र तल पे अंदर हलचल हो रही है, जब ये हलचल होती है बहुत ज़्यादा, जब ये बढ़ जाती है, ठीक है, बाहर आने लगती है, तो ये फिर ये क्या है, सुनामी का फॉर्म ले लेती है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ हमें लगता है कट गई है, आप फटाफट देख लीजिए कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। महान हिमालय को क्या बोलते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है राज्य। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर आज मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ये शिवांश ने परेशान किया है इसको रिकॉर्ड करने में। आपको आवाज़ आई होगी, बट स्टिल अब क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम है, रिकॉर्ड तो करना ही करना है। ठीक है,
सो हो जाता है कभी कभी ऐसा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा. सो इट वॉज इन दिस वीडियो. मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर एंड सब्सक्राइब माई मम्मा's चैनल. मम्मा बहुत इसने परेशान किया. बाय.